नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। थैंक यू सर। अभी क्लैट में क्या रखा थी बेटा? क्लैट में फोटो रैंक इन क्लैट 2549 सर 2000। 2549। यस सर। आपने लिखा है कि that you like reading books. Which book have you read last? सर बुक्स एज लॉ बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है सर, एज ए नॉवेल वगैरह वो फिर प्रेफर। आपने लिखा reading books means what? सर लॉ बुक्स सर। Then you should say law books. सॉरी सर। And you say listening music. What kind of music do you like? सर भजन सुनना अच्छा लगता है सर मुझे, जैसे कौन सा भजन है आपका फेवरेट? कृष्ण भगवान के सुनता हूँ सर। कौन सा नाम? उसके साथ शब्द बताइए। सर एक बाके बिहारी लाल का एक गाना भजन है। किसने गाया है? सिंगर ममता मान्य अरोड़ा। मान्य अरोड़ा। मान्य अरोड़ा। तो ये आपको लॉ में कैसे आपकी रुचि जागृत हुई? सर लॉ के लिए मेरे बड़े भैया एडवोकेट हैं, वो वहीं पे गिरानगर में प्रैक्टिस करते हैं। तो शिवगंज से मैं बिलोंग करता हूँ सर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि लॉ एक अच्छा करियर है। और फिर जब कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप वगैरह करी मैंने हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर में, तो मुझे थोड़ा इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलपमेंट हुआ। तो आप रजिस्टर बन के क्या करेंगे? आपसे कि अपनी जीविका अर्जित करेंगे या कुछ समाज के प्रति अपना योगदान निभाएंगे? सर समाज के प्रति योगदान निभाना चाहूँगा सर, क्योंकि जीविका के लिए तो अन्य साधन भी थे, लेकिन मैंने इसको प्रेफर किया क्योंकि एक मजिस्ट्रेट जो होता है वो समाज में बहुत बड़ा प्रभाव ला सकता है। उसका मजिस्ट्रेट का जो एक निर्णय होता है वो पूरे समाज, एक दो पार्टी के अलावा पूरे समाज में उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है सर। और आने वाले समय में भी बहुत उसका इफ़ेक्ट रहता है कि अगर कोई अच्छा निर्णय रहता है तो। अर्ली डिस्पोजल कैसे करोगे केसेस का? जल्दी निस्तारण। सर निस्तारण जल्दी के लिए तो सर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस और जो एविडेंस होंगे उसके बेसिस पे होगा सर। नहीं, एडवोकेट्स एडजॉर्नमेंट लेते हैं तो क्या करोगे आप? कि सर- मेरा ये काम है, सर ये काम है। एडजर्नमेंट के लिए तो जैसे सीपीसी में दे रखा है कि 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया था कि एक्सेप्शनल केसेस में एडजर्नमेंट दे सकते हैं। तो उस मेरा ये व्यू है कि एडजर्नमेंट की लिमिट को तो एक्सेप्शन केसेस क्या होंगे? एक्सेप्शनल केसेस सर ये हो गए कि किसी की डेथ हो गई, जो पार्टी है उसके किसी नियर रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है या किसी की डेथ हो गई है तो। एडवोकेट तो किसी दूसरे रिश्तेदार की, दूर के रिश्तेदार की डेथ लिख के आपके यहाँ एप्लीकेशन दे, हाउ वी विल असेस? सर वो नियर रिलेटिव है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा कि अगर वास्तव में उनके परिवार का ही कोई सदस्य की इस परिस्थिति में हो गया था तो वो देखना पड़ेगा सर। सीपीसी में डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं सिविल केसेस में, हाउ विल? सॉरी सर, कैन यू रिपीट सर? एप्लीकेशंस आती है भाई, आज कोई डॉक्यूमेंट रह गया, अमेंडमेंट है, सर इस विल कंट्रोल योर प्रोसीडिंग्स। सर इन सब में जेन्युइननेस देखनी पड़ेगी। अगर पहली बार हो रहा है ये सब तो देखा एक बार मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस बन गई है कि बार बार ये एप्लीकेशन लगा रहे तो उनको डिसमिस करना। कैसे देखो, कैसे चेक करोगे इसको? वो थ्रू ऑल ऑफ द फाइल, पूरी फाइल देखो, पहले की ऑर्डर शीट में कितने एडजॉर्नमेंट्स उन्होंने लिए हैं, क्या है, सर एप्लीकेशंस क्यों हैं, पहले कोई डॉक्यूमेंट है क्यों नहीं पेश किया, अब क्यों जरूरी है, क्या डॉक्यूमेंट्स जीनियन है या नहीं है। सर डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही जब प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं तभी साथ ही में देने पड़ते हैं, तो उसके लेकिन नहीं दिए भाई, दिए तो सर अगर वो देखना पड़ेगा कि पार्टी के पास उस समय उस डॉक्यूमेंट का एक्सेस था या नहीं था, या पूरा
पूरा केयर के साथ वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता था उस समय जिस समय उसको करना चाहिए था, तो वो 2 फैक्टर देखने पड़ेंगे सर। तो छोटी तारीखें देख के आपको लगे कॉस्ट भी लगा सकते हैं। कॉस्ट जी सर, कॉस्ट यू हैव टू कंट्रोल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। सर वो जो कोर्ट का समय बर्बाद किया है, जो डिले किया है, उसके लिए ऑर्डर कॉस्ट 7 रूल क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सर, जिसमें प्लेंट अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं मेंशन होता है, प्लेंट को पढ़ के नहीं लगता है कि कोई कॉज या राइज नहीं हो रहा है, तब वो प्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर इनसफिशिएंट स्टाम्प पे वो प्लेंट फाइल की है, या फिर इनसफिशिएंट स्टाम्प है तो कोर्ट का क्या ऑर्डर होना चाहिए पहला? सर पहले कोर्ट एक समय दे सकता है, इनसफिशिएंट स्टाम्प है तो प्रॉपर स्टाम्प वो सप्लाई करें, अगर टाइम पे नहीं दे कर सकता है, देना चाहिए। सर देता है कोर्ट, उसमें भी फिर सर प्रोवाइजो दे रखा है कि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए टाइम देने के लिए, और अगर कोर्ट ने मेंशन नहीं किया है तो 14 डेज़ के अंदर अंदर स्टाम्प देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि इतने दिन में आप स्टाम्प सफिशिएंट स्टाम्प सबमिट करिए। कोई प्रिंटेप आपके पास आता है और वो ये कहता है सर मेरे पास में स्टाम्प ड्यूटी आज मिल नहीं रही है ट्रेजरी का, और मेरे दावे की लिमिटेशन आज ख़त्म हो रही है, इसलिए इस प्रिंट को आप लीजिए, तो बिना स्टाम्प ड्यूटी के क्या आप प्रिंट को ले लेंगे? नहीं सर, वो ये कह रहा है कि स्टाम्प ड्यूटी आज मुझे मिल नहीं रही है। स्ट्राइक है स्टाम्प वेंडर्स की। स्टाम्प वेंडर्स की स्ट्राइक है और कोई कारण, डिफरेंट कारण से हो सकते हैं, और मेरे दावे की लिमिटेशन आज ही है, निकल रही है। सर डिपेंड करेगा सर कि वास्तव में परिस्थितियाँ उतना डिले क्यों हो पाया। परिस्थिति बता रहा हूँ मैं। सर एज ए जनरल रूल सीपीसी जो बना है वो जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए एक सप्लीमेंट्री है, तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, 1-2 दिन का समय। क्या ऑर्डर करना चाहिए? ऑर्डर सर समय दिया जा सकता है सर, 2 या 3 दिन का, जो भी सफिशिएंट उस समय में उसको सप्लाई करना। 2 या 3 दिन में तो वो आज नहीं लाया, 2-3 दिन में कहाँ से ले आएगा? सर एक बार जस्टिस फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस। दावे को लेके 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने में, जैसी भी परिस्थिति आपको लगे। अच्छा, गरीब आदमी कैसे दावा फाइल कर सकता है? पैसे नहीं है उसके पास। सर गरीब आदमी दावा न्याय कैसे प्राप्त करेगा? उसका कोई अधिकार है दीवानी, तो उसको कैसे प्राप्त करेगा? पैसे नहीं है उसके पास, सब पैसे नहीं है मेरे पास। सर गरीब इंडिजेंट के लिए प्रोविजन ऑर्डर बना हुआ है पूरा। क्या प्रक्रिया है इंडिजेंट की, क्या प्रक्रिया है? सर उसे एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में इंडिजेंट के लिए, और जो कोर्ट फीस वगैरह होगी वो उसकी माफ़ हो जाएगी। कौन किस आधार पर माफ होगी? सर उसे क्राइटेरिया दे रखे हैं रूल 1 में, लेकिन एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। प्रॉपर्टी 1000 रुपीज़ की नहीं होनी चाहिए उसकी उसके। इंक्वायरी कौन करेगा? ये जो ये बोलता है पैसा है नहीं है इसके पास, ये गरीब है, इसके पास कोर्ट फीस के लिए पैसे नहीं है, कौन करेगा इंक्वायरी इसकी? सर कमिश्नर शायद अपॉइंट होता है सर, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। कलेक्टर करता है। It is being sent to the collector, तहसीलदार उससे इंक्वायरी करके बताएगा बताएगा कि whether इसके पास is actually है या indigent, नहीं है। means है नहीं। और वो एप्लीकेशन डिसाइड उससे पहले अगर उसको इंटरिम इंजंक्शन चाहिए तो क्या दे सकते हो आप? इंटरिम इंजंक्शन मान लीजिए वो आया मेरे में गरीब आदमी, सर मैंने उसने आपके साथ अपना सूट भी पेश किया और इंडिजेंट की एप्लीकेशन भी पेश की, वो एप्लीकेशन तो आपने भेज दी कि साहब को कलेक्टर को से रिपोर्ट मंगवाइए, तो उसका तो घर टूट जाएगा, कलेक्टर से रिपोर्ट आएगी जब तक। सर कोर्ट दे सकता है, उसमें 3 कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात बोटलिंग केस वर्सेस कोका कोला में जो 3 प्रिंसिपल दिए थे, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो अगर विदाउट द केस बिंग रजिस्टर्ड दे देगा, दे सकता है कोर्ट, सर क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसका घर टूट जाएगा तो ये इसी इंक्वायरी में तो वो कब तक होगा, एट द मोस्ट आप बाद में रिकवर कर लोगे पैसे। जी सर। ठीक है। लिस्ट पेंडेंस क्या होता है?
सर और कौन से प्रोविजंस, कौन सा प्रोविजन है, कौन से एक्ट में आता है ये? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दे रखा है। सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट लीज पेंडेंस। सर उसमें ये होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द पार्टी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, द डिस्प्यूटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर सर डिस्प्यूट डिसाइड होने के बाद अगर जिस पार्टी के फेवर में जो जजमेंट आता है उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर करनी पड़ेगी, इवन दो अगर किसी पार्टी ने। अब मान लीजिए प्लांटिफ ने जिसने सूट फाइल किया था, डिफेंडेंट ने उस दौरान में वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, तो वो क्या वायलेशन हो जाएगा? या सर इवन कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया हुआ था फिर भी उसने बेच दी किसी सर को? जो रिजल्ट फाइनल जजमेंट जो आएगा उससे बाइंडिंग रहेगा। बेच दिया तो उस बेच तो सकता है ना, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर तो कर सकता है ना। सर ट्रांसफ़र तो कर सकता है, लेकिन जो लास्ट में जो इसलिए दे रखा है। लिस्ट पेंडेंस क्या कर सकता है? यदि स्टे है तो क्या होगा? स्टे में तो सर Independence में अगर स्टे तो भी कर सकता है। सर फिर तो वो ऑर्डर 39 में दे रखा है प्रोविज़न, अगर टेम्परेरी इंजंक्शन का वायलेशन होता है तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। आपको आप मान लीजिए एक अपीलेट अथॉरिटी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट जज हो गए हैं आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स में लीज पेंडेंस एक बहुत बड़ा स्टे ऑर्डर नहीं है, या हर केस में स्टे देना आवश्यक है? सर मान लीजिए नीचे एक सूट फाइल किया, सूट डिग्री हो गया, आप अपील में चले गए, आपने कहते साहब इनको इंजंक्ट किया जाए, तो जब लिस्ट ऑलरेडी पेंडिंग है और लिस्ट में प्रोविजन है सेक्शन 52 में कि जो भी ट्रांसफर होगा सब्जेक्ट टू इसके होगा, तो क्या स्टे देना, इंजंक्शन देना जरूरी है? जनरली जैसे कोर्ट, हर कोर्ट में ये कहा जाता है, इवन हाई कोर्ट में भी कहा जाता है सर आप स्टे दीजिए, स्टे दीजिए। अपील फाइल करना काफ़ी है। सर अब सर स्पेसिफिकली देना पड़ेगा, क्योंकि देना पड़ेगा। ऑर्डर में दे रखा है 41 में स्पेसिफिकली रूल में दे रखा है कि नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कह रखा, वो तो कह रहे हैं कि केस होगा तो देंगे। अगर अपील हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली स्टे नहीं इंक्लूड होगा। नहीं होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे सेक्शन 52 को अगर हम लें, सिविल केस में कोई नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में अपील हुई है, अगर अपील कर दिए तो लिस्ट कंटिन्यू हो गया, बिकॉज अपील इज कंटिन्यूएशन। जी सर। सो फिर स्टे की क्या जरूरत है? क्यों स्टे के लिए प्रेस करते हैं सबके साथ? स्टे दीजिए, स्टे दीजिए, वो तो स्टे हो गया ना ऑटोमेटिक बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ से स्टे ऑटोमेटिक नहीं होता है सर। क्यों? सेक्शन 52 तो ये कहता है कि लिस्ट पेंडिंग है, तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर आप ही ने बताया अभी। 52 ये कहता है कि सर जो आउटकम जो होगा उस प्रोसीडिंग का, उससे बाइंडिंग रहेगा बस पार्टी। ठीक है ना, फिर क्या होगा बीच लेकिन- में? जब भी पेंडिंग लिस्ट में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो ट्रांसफरिंग को पार्टी नहीं बना सकते। लेकिन सर अगर सपोज करिए कि उस प्रॉपर्टी को कुछ ऑल्टर कर देता है, इससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो तो दैट इज ओनली विद रेफरेंस टू ट्रांसफरेबिलिटी, अदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए स्टे मांग सकते हैं। जी सर। हमें पूछे मैडम वी हैव टू फाइट मैडम। Why the Article 32 is a fundamental right? फंडामेंटल राइट सर मैम ये पार्ट 3 में दे रखा है फंडामेंटल राइट, तो टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इज़ ए फंडामेंटल राइट, बिकॉज अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही दे दिया और उसको एनफोर्स कराने के लिए कोई रेमेडी ही नहीं हुई तो फंडामेंटल राइट्स का कोई पर्पज़ ही नहीं बचेगा। इसलिए 32 को फंडामेंटल राइट में रखा गया है सर। हार्ट एंड सोल कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इनको। What is Geeta Hariharan case? सॉरी मैम, मैं आई नो आइडिया। Vishaka? विशाखा वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइन इशू की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट And ने। what was the consequences of it? मैम उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि अभी 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है। Constitutionalism. मैम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी So होती the है। 5 year, I know the 5 year has already gone through the comparative constitution. नो मैम, What is कंपेरेटिव the constitutionalism? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है कि जो रूल ऑफ लॉ है या जो नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो करना, एक आइडियोलॉजी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। Which constitution is the longest constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, And what is the shortest constitution? ब्रिटिश, ब्रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन। Pardon?
सॉरी मैम, US कॉन्स्टिट्यूशन। Okay. ठीक है। Okay. ओके बेटा।